दोस्तों नमस्कार। 48 घंटे के बाद इस देश के सामने एक तस्वीर होगी। उस तस्वीर में विपक्ष के तमाम नेताओं की मौजूदगी होगी। सबके हाथ एक दूसरे के हाथ को थामे हुए होंगे और मंच पर खड़े होकर वह ऐलान उस तस्वीर के जरिए करेंगे कि विपक्ष की एकजुटता की इस तस्वीर को देख लीजिए, जो 2024 में मोदी सत्ता को हरा देगी। लेकिन क्या मोदी सत्ता इस दौर में कोई ऐसी परिस्थिति खड़ी कर देगी जिसमें विपक्ष के लिए चुनाव जीतना तो दूर, चुनाव लड़ने के भी लाले पड़ जाएं? क्या वाकई ऐसी स्थिति आ सकती है? क्योंकि विपक्ष की कतार को अगर परखिएगा तो राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अरविंद केजरीवाल, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, ममता बनर्जी, स्टालिन, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, नीतीश कुमार, सीताराम येचुरी, फारूक अब्दुल्ला, एक लंबी कतार है नेताओं के विपक्ष की, जिसमें जिसका नाम आप लेते चले जाइए आपके जहन में यही आएगा, इन्होंने भी तो कभी सत्ता संभाली थी। तो ऐसी स्थिति कैसे आ सकती है कि चुनाव लड़ने के लाले पड़ जाएं? या फिर एक दूसरा सवाल आपके जहन में आएगा, ये सभी एकजुट तो हो जाएंगे, लेकिन क्या वाकई कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना भी है या बन पाएगा? सीटों का तालमेल क्या वाकई पार्टी के लिहाज से हर जगह हो पाएगा? जहां पर छत्रप और कांग्रेस टकरा रहे हों वहां पर भी हो जाएगा? जातियों के लिहाज से जिन छत्रपों का जन्म हुआ, तो क्या राष्ट्रीय उम्मीद और कहीं जीत के आसरे एक ऐसी राजनीति को खड़ा कर पाने में यह सक्षम हो पाएंगे जहां पर लगे कि मुकाबला मोदी सत्ता और विपक्ष के बीच 1 to 1 हो रहा है? या फिर आप यह भी सोचेंगे कि जब ऐसी परिस्थिति नहीं होगी तो फिर वोट बैंक किस दिशा में जाएगा, या वोट बैंक की जरूरत किसी को पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि हर किसी का अपना अपना फार्मूला है, अपने अपने तेवर हैं। राजस्थान जाकर केजरीवाल गहलोत को मिट्टी चटाना चाहते हैं और दूसरी तरफ बंगाल में अधीर रंजन चौधरी बकायदा धरना प्रदर्शन पर बैठ जाते हैं। जिस तरीके से वहां के पंचायत चुनाव में वहां की मौजूदा सत्ता जो ममता बनर्जी की है, उसके कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का क्या हाल कर दिया। टकराव हर जगह है, लेकिन सहमति क्या वाकई पटना से निकल पाएगी? या फिर जिस प्लानिंग के तहत मौजूदा राजनीतिक सत्ता बढ़ रही है, उसमें एक बड़ा काम इस देश के तमाम नेताओं की उस फाइल को लेकर है और उसके ठीक समानांतर बीजेपी के सामने और बीजेपी के पास एक ऐसी ताकत है जिस ताकत के बारे में विपक्ष सोच भी नहीं सकता है। क्या विपक्ष सोच सकता है चुनाव आयोग नियमों का पालन उसके अनुकूल करने लग जाए? क्या विपक्ष सोच सकता है जो सेंट्रल फोर्सेस है, जब उनकी नियुक्ति होगी जिन जिन राज्यों में, उसको लेकर राज्य के छत्रपों की सहमति हो जाएगी? और जिस सुरक्षाकर्मी को लेकर जो सवाल राज्य के भीतर अपने होने का एहसास कराते हैं, वो केंद्रीय सुरक्षा कर्मियों को लेकर क्यों नहीं कराते हैं? क्या इस सवाल का जवाब कोई देगा? या फिर जो पैसे का जिक्र है, जो इलेक्ट्रल बॉन्ड से निकलता है, इस देश के बिजनेसमैन से निकलता है, इस देश के भीतर में जो पूरा मनी ट्रेल है, जो पॉलिटिकल वे में बीजेपी के हिस्से में जाता है, क्या उसका कोई जवाब विपक्ष के पास है? अगर नहीं है तो इन सब के बीच जो जांच एजेंसियों का जिक्र विपक्ष कर रही है, ईडी और सीबीआई को लेकर, क्या उसका कोई जवाब दे पाने की स्थिति में विपक्ष है या नहीं है? नहीं होगा। तो फिर संगठन बूथ लेवल पर किस पॉलिटिकल पार्टी का इस देश में खड़ा है? इस देश के भीतर जो नेता हैं जिनमें टकराव ना हो राजनीतिक तौर पर अपनी ही पार्टी के भीतर, क्या बीजेपी के भीतर दिल्ली यानी मोदी सत्ता का डर तमाम नेताओं में बीजेपी के भीतर जिस तरीके से है, क्या ऐसी स्थिति तमाम पॉलिटिकल पार्टीज में है? और अगर नहीं है तो इसके ठीक समानांतर एक तीसरी परिस्थिति को समझने की कोशिश कीजिए। क्या वाकई एक सहमति जो ममता बनर्जी के साथ पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की होनी चाहिए, और कांग्रेस कर लेगी उस सहमति के आसरे? क्योंकि सबको पता है कि पश्चिम बंगाल का मतलब वामपंथी जमीन थी और वामपंथियों के कैडर के तौर तरीके को ममता बनर्जी ने हड़प लिया, और वामपंथियों के मुद्दे को जो किसान मजदूर से जुड़े थे उसे कांग्रेस ने हड़प लिया। वामपंथियों की जमीन अब बंगाल बची नहीं है, और ममता के सामने विकल्प के तौर पर आने वाले वक्त में कोई खड़ा होगा तो कांग्रेस खड़ी होगी। तो तालमेल ममता बनर्जी कैसे बनाएंगी, या कांग्रेस
किस जगह कैसे समझौता करेगी, यह तो पंचायत चुनाव में नजर आ गया। या फिर इसके आगे की परिस्थिति अगर आप बिहार उत्तर प्रदेश को देखते हैं, जहां जातियों के आश्रय ही वोट दिए जाते हैं और कांग्रेस अपने तौर पर जातियों से एट पार एक ऐसी विचारधारा के साथ मोदी सत्ता को पराजित करना चाहती है जिसमें कांग्रेस की धारा हो, तो क्या तेजस्वी यादव हो या फिर अखिलेश यादव हो उसमें समा पाएंगे? और उत्तर प्रदेश में तो मायावती भी साथ खड़ी नहीं है, तो क्या वाकई समाजवादी पार्टी जिस बड़े दिल के साथ समझौते का जिक्र करती है उसका कोई मतलब है? या फिर केजरीवाल जब कह रहे हैं कि दरअसल पहले बात अध्यादेश को लेकर होनी चाहिए, तो क्या वाकई पटना में एकजुटता तमाम अपने अपने मुश्किलों को लेकर तमाम विपक्ष के नेताओं की होगी, या बात कहीं उसके आगे की है? और बात अगर आगे की नहीं है तो सत्ता पक्ष के भीतर से जो संकट और जो मुश्किल हालात तमाम विपक्षी राजनीतिक दल और उनके नेताओं के साथ खड़े किए जा चुके हैं, उसमें अगर राज्यवार परिस्थितियों को आप देखना शुरू करेंगे तो उसमें कभी भी किसी को किसी वक्त भी जेल में डाला जा सकता है और चुनाव लड़ने से रोका जा सकता है। चुनाव लड़ने से रोकने का मतलब शायद उदाहरण के तौर पर राहुल गांधी को आप ले सकते हैं। जो नोटिस उनको मिला और जो सजा उनको हुई, जो अवमानना का पूरा मामला था, मानहानि का मामला था, उसमें 2 साल की सजा दोषी करार दिए गए, उसको लेकर अभी तक वो जेल गए नहीं हैं और शायद जेल जाने की जरूरत भी ना पड़े, क्योंकि कांग्रेस के भीतर राजनीतिक तौर पर एक पूरा संगठन देश में काम करता है और राहुल गांधी को जेल में डालकर शायद बीजेपी राहुल गांधी के जरिए खुद को परास्त होना देखना नहीं चाहेगी। तो सियासत की डोर कहती है कि चुनाव लड़ने से रोकने की परिस्थिति इस देश के भीतर में तमाम नेताओं के साथ खड़ी कर दो। क्या आपको जानकारी है कि महाराष्ट्र के भीतर जो 48 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है लोकसभा की, उस 48 की 48 कॉन्स्टिट्यूएंसी के भीतर जो नेता शिवसेना के हों, शिवसेना मतलब उद्धव ठाकरे, जो शरद पवार के एनसीपी को हों या कांग्रेस के हों, न सिर्फ उन नेताओं को, उनके इर्द गिर्द के नेताओं को, बल्कि उनसे जुड़े बिजनेसमैन और कार्यकर्ताओं को भी नोटिस दिए जा चुके हैं। इनकी तादाद कितनी होगी? हमें लगता है आज सिलसिलेवार तरीके से समझ लीजिए। जब हड़कंप इस बात को लेकर मची हो कि इस देश में 2024 का चुनाव कैसा होगा और दूसरी तरफ सत्ता तैयारी कर रही हो कि चुनाव तो लड़ने ही ना दिया जाए, तब फिर चुनाव कैसा होगा यह बताने की जरूरत चुनाव के आने वक्त तक इंतजार की पर जरूरत पड़ेगी नहीं। जरा इस पन्नों को खोलिए, चूंकि आज ही शिवसेना के सूरज चौहान वो शख्स हैं जो युवा सेना के सचिव हैं। और क्या आपको जानकारी है कि युवा सेना के जो पूरी कतार है जिसको आदित्य ठाकरे देखते हैं, उससे जुड़े हुए लगभग 14 लोगों को नोटिस दिया जा चुका है। उन पर निगरानी है, उनको थाने में जाना पड़ता है या फिर उनके जरिए कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर उन पर दबाव है कि वह छोड़ दे उद्धव ठाकरे का साथ या आदित्य ठाकरे का साथ। दूसरे जो सुजीत पाटकर हैं, जो कि फंसे हैं कोविड स्कैम के मद्देनजर, उस वक्त जिस अस्पताल को उन्होंने पूना में खोला था और उस दौर में जिस तरीके से पैसा कमाया था, तो क्या ये एक नई परिस्थिति है कि ईडी ने छापा मारा, या फिर इसके बाद की परिस्थिति है कि एसआईटी बना दी गई बीएमसी के भीतर जो भ्रष्टाचार है? महाराष्ट्र इसलिए महत्वपूर्ण है, वहां गठबंधन है, जहां पर पहले गठबंधन बीजेपी का था और बीजेपी और शिवसेना मिलकर सारी सीटें लोकसभा की जीत सकती थी, अब बट चुके हैं। दूसरा राज्य बिहार आता है, गठबंधन का राज्य है, जहां पर नीतीश कुमार पासवान उस वक्त हुआ करते थे और बीजेपी मिलकर सारी सीटें जीत जाती थी। झटका तो यहां लग रहा है और उत्तर प्रदेश के भीतर के गठबंधन को भी कहीं एकजुट होने नहीं देना है या चुनाव मैदान तक पहुंचने देना ही नहीं है। जब इस सिलसिले को खोजिए तो आज जब सुजीत पाटकर का नाम सामने आया तो बहुत सारे पन्ने खुले कि दरअसल लाइफ टाइम हॉस्पिटल मैनेजमेंट सर्विस वो चलाते हैं। पुणे के भीतर जंबो कोविड सेंटर उन्होंने खोला था। जो उन पर कार्रवाई है वो चीटिंग और फर्जरी की है। शिकायत किसने की? किरीट सोमैया ने की।
अब सवाल होगा कि कोविड काल के दौर में आप तुरंत पीएम केयर्स भी याद करेंगे। अच्छा, उस दौर में क्या हुआ था, और पीएम केयर्स को लेकर तो सरकार ने पल्ला झाड़ दिया था। तो एक क्षण के लिए उस शटर को गिरा दीजिए जहां पर इस देश के भीतर कानून के मद्देनजर समान तौर पर कार्रवाई इस देश की जांच एजेंसियां करें। इस शटर को गिरा दीजिए। सत्ता पक्ष का कोई शटर मत उठाइए, वो पीएम केयर का हो या किसी नेता के अपने पुराने भ्रष्टाचार को लेकर हो। शटर एक ही उठेगा, विपक्ष का, और उसकी जो भी शिकायत जिस रूप में होगी उस दिशा में काम होगा। बीएमसी के भीतर जब शिवसेना की सत्ता बीजेपी के साथ थी उस समय बहुत सारी शिकायतें कांग्रेस ने भी की थी। निर्देश जारी हो चला है कि अब कांग्रेस के दौर में जो शिकायतें बीएमसी को लेकर करप्शन के मद्देनजर, फर्जरी के मद्देनजर, स्कैम के मद्देनजर थी, उन फाइलों को भी खोल लीजिए। और सबको पता है कि बीएमसी चुनाव तो 4-5 महीने पहले हो जाने चाहिए थे, लेकिन लगातार टलते चले जा रहे हैं। कब होंगे कोई नहीं जानता है, क्योंकि राजनीतिक स्थिति मौजूदा वक्त में बीजेपी के अनुकूल नहीं है महाराष्ट्र में। तो अनुकूल करने के लिए क्या क्या करना होगा? नेताओं को चुनाव मैदान से जाने से रोकना होगा, उनके इर्द गिर्द की पूरी पाइपलाइन को काट देना होगा जो पैसे की आवाजाही होती है, जो भी उनके करीब जाए उसको नोटिस थमाना होगा, छापे पड़ेंगे, रेड पड़ेंगे। इसके लिए ईडी के भीतर 2018 के बाद जितनी भर्तियां उससे पहले नहीं हो पाई थी, आप इस रूप में भी कल्पना कीजिए कि 2001 के बाद से कभी ईडी में कोई भर्ती हुई ही नहीं, लेकिन 2017 में पहली भर्ती हुई और 2018 में जब संजय मिश्रा वहां के डायरेक्टर चेयरमैन बने, जिनको 3 बार एक्सटेंशन मिल चुका है और उनका मामला सुप्रीम कोर्ट तक चला गया और सुप्रीम कोर्ट तक को कहना पड़ा एक अधिकारी उसी के जरिए सब कुछ चलाइएगा, और सरकार ने कहा वो सब कुछ जानते हैं। सब कुछ जानने का मतलब होता यह है कि केस ऐसा बनना चाहिए जिसके बाद फाइल खुलते खुलते समाधान तक पहुंचते पहुंचते कम से कम 2 साल का वक्त लग जाए। यह सत्येंद्र जैन का मामला हो या मनीष सिसोदिया का मामला हो, इसके मद्देनजर भी स्थितियां वही है। शराब कांड के दायरे में दिल्ली के शराब कांड से जुड़े मामले में जो भी फंसा है 2 साल से पहले उसकी मुक्ति नामुमकिन है। यह संयोग है कि देखा जा रहा है चंद्रशेखर राव का रुख क्या होता है, नहीं तो उनकी बेटी कविता उनको भी डालने की तैयारी है। तो चुनाव मैदान में जाने से रोकने के लिए जो पूरी लंबी फहरिस्त है उसमें बीएमसी टारगेट पर है, जहां पर भ्रष्टाचार और आपराधिक मामले जो भी हैं इससे पहले के सारे केस खोल डालिए। और शिवसेना जो उद्धव ठाकरे की है, जो सत्ता में पहुंचने का ख्वाब देख रही है, जब वो रहेगी नहीं, उसके साथ कोई उम्मीदवार बचेगा नहीं, तो क्या होगा? शायद इसीलिए आज पहले महाराष्ट्र की उस पूरी फहरिस्त को सुनिए। कितने लोग हैं महाराष्ट्र के भीतर? एनसीपी के 50 पॉलिटिशियन, कांग्रेस के 9 पॉलिटिशियन, शिवसेना के पहले 29 थे, बट गई शिवसेना तो अब 2 पॉलिटिशियन। और 2 साल तक इनको सजा कैसे होनी है, इसके दायरे में पहले कुछ नाम: शरद पवार, अजीत पवार, रोहित पवार। 3 पीढ़ियां सामने है, सभी की फाइल तैयार है। अनिल देशमुख, नवाब मलिक, छगन भुजबल, संजय राउत, श्रीधर माधव पाटनकर जो कि उद्धव ठाकरे की पत्नी के भाई हैं, इनकी भी फाइल तैयार है। अनिल परब, सदानंद कदम जो शिवसेना के सांसद रामदास कदम के भाई हैं। हसन मुशरिफ शुगर मिल चलाते हैं, पॉलिटिशियन है। चंद्रकांत, मधुकर गायकवाड़, जयंत पाटिल, इनका नाम लिया गया फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज में जो IL&FS का पूरा घोटाला हुआ था या जो पूरी तरह कंगाल हो गई, उसमें इनका नाम आ गया। वर्षा राउत, प्रफुल्ल पटेल, भावना गावली, यशवंत और यामिनी जाधव, अशोक चौहान, प्रताप सरनाइक, यह भी शिवसेना के हैं। अशोक चौहान कांग्रेस के हैं। सीबीआई, ईडी और आईटी सभी के केस इनके साथ जुड़े हुए हैं। जो डिपार्टमेंट सक्रिय है उसमें सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन टीम सक्रिय है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर सक्रिय है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स सक्रिय है, दिल्ली पुलिस इकोनॉमिक ऑफेंस विंग सक्रिय है। हर कोई सक्रिय है और फाइलें तैयार अपने तौर पर होती चली जा रही है। कब किसको किस रूप में लेना है, यह महाराष्ट्र के आंकड़ों से अगर समझिए तो 2016 लोग जो पॉलिटिशियंस के नजदीक हैं या बिजनेसमैन हैं और बिजनेसमैन होकर पॉलिटिशियन के करीब हैं, इनमें उनका जिक्र नहीं है जिनका हम नाम ले गए। एवरेज निकालिएगा तो 7 ईडी के पास, 9 सीबीआई के पास, 26 आईटी के पास ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज है।
महाराष्ट्र की 48 में से 7 कॉन्स्टिट्यूंसी पर ईडी की नजर है, 9 पर सीबीआई की नजर है और 26 कॉन्स्टिट्यूंसी में आईटी के नोटिस दिए जा चुके हैं। एवरेज अपने तौर पर जब आप देंगे तो इन 42 तौर पर जो चीजें निकल कर आ रही है कि हर जगह 42 लोगों को नोटिस है प्रति कॉन्स्टिट्यूंसी के वाइज, और उसमें एवरेज है ये, कहीं पर 50 से 55 भी है और कहीं से 30 और 25 भी है, ऐसा भी है। यानी 2016 के लगभग, जिसमें 1416 बिजनेसमैन या कोई बिल्डर है, कोई अपने तरीके का धंधा करता है, लेकिन उसके रिश्ते उन पॉलिटिशियन से हैं जो विपक्ष के हैं, और इसी तरीके से लगभग पॉलिटिकल तौर पर जो बिजनेसमैन या बिल्डर्स या जो भी जिस रूप में है वह अगर सक्रिय है तो उनकी तादाद 600 के लगभग है। यहां पर नाम राहुल गांधी का भी आता है, जो कि नेशनल हेराल्ड मामले में 5 दिन तक 50 घंटे उनसे पूछताछ हुई। सवाल उठे कि गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। अगला सवाल उठा कि मानहानि केस इसीलिए तो लाया गया, 2 साल की सजा, चुनाव कैसे लड़ेंगे, नहीं लड़ पाएंगे, इसकी पूरी व्यवस्था की जा चुकी है। उस केस में जो सजा सुनानी है, छुट्टियों को लेकर जज बाहर चले गए। ऐसा होता नहीं है, लेकिन सब कुछ इस देश के भीतर कैसे हो सकता है, क्योंकि जब चुनाव को लेकर एक एक कदम पे लड़ाई लड़ी जा रही हो और विपक्ष सोच रहा हो कि हम एकजुट हो जाएंगे तो चुनाव के दरवाजे तक आपको हम पहुंचने ही नहीं देंगे। शायद इसीलिए 14 राजनीतिक दलों ने जो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था कि सीबीआई ईडी ऐसे काम कर रही है और सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया, उससे जुड़े हुए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं की मौजूदगी पटना में होने वाली है। और यह भी सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट में 125 नेताओं की लिस्ट दी जा चुकी है, और यह भी सच है कि ईडी ने तकरीबन 115 पॉलिटिशियन के घरों, ऑफिसेज में रेड किया है, उनको अपने तौर पर बुक भी किया है, यानी किसी को हिरासत में भी लिया है। यह एक लंबी फहरिस्त। आपके जहन में एक सवाल और होना चाहिए, क्या मनमोहन सिंह के काल में यह नहीं होता था? होता था। अंतर सिर्फ इतना है कि मनमोहन सिंह के काल में 26 नेताओं पर ईडी ने नकेल कसी थी, इस वक्त 115 पर नकेल कसी है। उस वक्त 26 में से 14 विपक्ष के थे, 12 सत्ता पक्ष के थे। इसमें से 121 में से 115 विपक्ष के हैं। यह एक स्थिति है, लेकिन जब आप पूरी फहरिस्त देखेंगे तो आप कहेंगे अच्छा, इतनी बड़ी लकीर। ममता बनर्जी के सामने अपने भतीजे को जेल से बचाने का जिक्र हो चला है, जिस तरीके से चंद्रशेखर राव को अपनी बेटी को बचाना है। लेकिन उसके अलावे तो एक लंबी फहरिस्त है, हेमंत सोरेन के खिलाफ भी मामला बन रहा है। आप बार बार सोच रहे होंगे गिरफ्तारी क्यों नहीं होती है, तो इसका हम पहले राज बतला देते हैं कि गिरफ्तारी क्यों नहीं होती है। दरअसल ये जरा समझने की जरूरत है कि 2001 में के बाद से जब कोई भी अपॉइंटमेंट इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की नहीं हो रही थी, तो 2017 में पार्लियामेंट में पूछा गया कितने पद खाली हैं, तो कहा गया कि 56% पद खाली हैं। यानी 2064 में से 1168 पद खाली थे ईडी के 2017 में, और उसके यानी सिर्फ 864 लोग ही काम कर रहे थे। लेकिन उसके बाद की रवानगी यह हुई कि महीने दर महीने पहला जो वैकेंसी निकली वह सीनियर ट्रांसलेटर की निकली, क्योंकि ट्रांसलेशन ना हो पाने की वजह से मराठी में लिखा हुआ केस इंग्लिश में नहीं आ पाता था, या फिर तमिल में लिखा हुआ केस नहीं आ पाता, तो भाषाओं के ट्रांसलेशन से बात शुरू होती है। और महीने दर महीने देखते चले जाइएगा तो 2018 से जब संजय मिश्रा इस डायरेक्टर के तौर पर आ गए, उसके बाद जो नियुक्तियां शुरू हुई उसकी रवानगी इतनी जबरदस्त थी कि असिस्टेंट डायरेक्टर हो, डिप्टी डायरेक्टर हो, या फिर साइंटिफिक असिस्टेंट हो, या फिर रिपोर्टिंग ऑफिसर हो, या फिर ज्वाइंट डायरेक्टर हो, सभी की नियुक्तियां बड़ी तेजी के साथ शुरू हो गई। और सिर्फ 2023 के दौर में अगर देख लीजिए, जनवरी से लेकर जून तक तो मत कहिए, जून कह लीजिए, क्योंकि जून में भी 13 जून को भी वैकेंसी निकली है डिप्टी डायरेक्टर की, और असिस्टेंट डायरेक्टर दोनों की वैकेंसी निकली है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट में। एएलए की नियुक्ति का 20 अप्रैल को निकला है, रिपोर्टिंग ऑफिसर और साइंटिफिक असिस्टेंट का 29 मार्च को निकला था, सीनियर सिपाही चाहिए 24 फरवरी को निकला था, सिपाही का भी 24 फरवरी को निकला था, 3 फरवरी को असिस्टेंट डायरेक्टर की वैकेंसी निकली थी, 2 फरवरी को स्पेशल डायरेक्टर की वैकेंसी निकली थी। यानी इसी बरस 10 बार वैकेंसी निकल चुकी है। इसके पिछले बरस 11 बार वैकेंसी निकली और नियुक्तियां हो गई। और इस दौर में किसी भी केस को लेकर
3 लोगों को लगाया जाता है और उसको पूरी पुष्टि की जाती है कि आपके पास वक्त 3 से 6 महीने का है, जो अब बढ़कर 6 से 9 महीने भी इससे पहले दिए जा रहे थे। यानी पूरा केस ऐसे पुख्ता तैयार होना चाहिए जिसमें सिपाही की जरूरत है, ले लीजिए, सुपरवाइजर की जरूरत है, ले लीजिए, निगरानी करने वाले की जरूरत है, ट्रांसलेटर की जरूरत है, सीनियर मोस्ट में ज्वाइंट डायरेक्टर चाहिए, स्पेशल डायरेक्टर चाहिए, सबकी नियुक्ति होगी। क्योंकि जब से संजय मिश्रा ने संभाला काम ईडी का और इस देश के भीतर में एक के बाद एक रफ्तार इतनी तेजी से हो गई, ईडी की, और सीबीआई भी धूमिल पड़ गई, उसके सामने तो तमाम नियुक्तियां इस दौर में होती चली गई। इस रूप में कल्पना कीजिए कि लगातार जिन नियुक्तियों को लेकर इससे पहले सवाल होते थे, सीबीआई में 7,295 सैंक्शन पद हैं। सिर्फ 1,709 पद जो थे उसमें वैकेंट पड़े हुए हैं, जो अभी भी हैं। लेकिन ईडी में 2064 में से 2000 तक की नियुक्ति हो गई है, जो कि 2017 में हमने आपको बताया सिर्फ 864 नियुक्तियां थी। इस तेजी से काम होना और इस दौर में जो स्पेशल डायरेक्टर है ये बढ़कर 12 तक हो गए, एडिशनल डायरेक्टर 5 तक पहुंच गए, ज्वाइंट डायरेक्टर 40 के लगभग आ गए, डिप्टी डायरेक्टर 20 से 25 के बीच में आ गए, स्पेशल डायरेक्टर 5 हो, ये सारी चीजें बड़ी तेजी के साथ रफ्तार पकड़ी है। और अलग अलग रीजन को लेकर, खास तौर से सेंट्रल, ईस्टर्न, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, इससे पहले दफ्तर भी नहीं हुआ करते थे, सब जगह पर जो स्पेशल डायरेक्टर है उसकी मौजूदगी है और तमाम जगहों पर ज्वाइंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर। मसलन साउथ में 9, वेस्ट में 9, नॉर्थ में 9, ईस्टर्न में 12, बंगाल उसके दायरे में आता है, सेंट्रल में 6। ये तमाम जगहों पर इतनी बड़ी तादाद में ऑफिसर्स की नियुक्ति है और उनके अधीन। तो इसीलिए गिरफ्तारी नहीं कि केस इतना पुख्ता होना चाहिए कि कोर्ट के भीतर 1 साल तक तो ईडी को कुछ कहने की बहुत जरूरत पड़ती नहीं है, लेकिन उसके बाद भी 1 साल और यानी 2 साल का टारगेट इसलिए चल रहा है कि चुनाव कोई लड़ ना सके। और इस फहरिस्त में जब आप नाम सुनेंगे और नाम देखेंगे तो आप कहेंगे फिर बचेगा कौन। बंगाल के भीतर तो पूरी लंबी फहरिस्त है। शारदा नारदा के दायरे में तो ममता बनर्जी भी आई हुई हैं। बेटे अभिषेक बनर्जी एक तौर पर कोयला खदान मामले में फंसे हैं, दूसरी तरफ शिक्षक भर्ती को लेकर उनको लगातार नोटिस दिए गए और स्थिति ये आ गई कि 1 हफ्ते पहले ही, 1 नहीं 2 हफ्ते कहिए, 8 जून को उनकी पत्नी रुचिरा जब रवाना हो रही थी दुबई के लिए तो कलकत्ता एयरपोर्ट पर रोक लिया गया। वहां पर बंगाल में ममता बनर्जी की सत्ता है, लेकिन उन्हें जाने नहीं दिया गया, रोक लिया गया पूछताछ के लिए। और जब फिरिस्त देखिएगा बंगाल के भीतर में सुदीप बंदोपाध्याय, तपस पाल, संजय बोस, कुणाल घोष, अर्पिता घोष, शताब्दी राय, स्वागत राय, काकोली घोष, प्रसून बनर्जी, अपूर्वा पोद्दार, मदन मित्रा, सुब्रत मुखर्जी, सोवन चटर्जी, श्यामपदा मुखर्जी, ये सभी नाम टीएमसी से जुड़े हुए हैं। इसके अलावे लगभग 1033 नाम ऐसे हैं जो उन बिजनेसमैन के नाम हैं जो पॉलिटिकल पार्टी को किस रूप में मदद करते हैं। सबको नोटिस दिया गया है। और ये सीबीआई और ईडी का जिक्र आईटी के दायरे में आइएगा तो तकरीबन 3000। अब यहां पर सवाल है कि जो स्टालिन ने कहा तमिलनाडु से आपने हमारे मंत्री को गिरफ्तार किया, अब आपको भी छोड़ेंगे नहीं, और उसके बाद जो तेवर तलखी शुरू हो गई उसमें डीएमके के दयानिधि मारन का नाम भी तो है ईडी के पास, केसी पलान स्वामी का नाम भी तो है, और कांग्रेस के भीतर तो तमाम लोगों के नाम है। चिदम्बरम हो, उनके बेटे कार्तिक चिदम्बरम हो, महाराष्ट्र के अशोक चौहान हो, हरियाणा के भूपेंद्र हुड्डा हो, किसका नाम नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा में हेमंत सोरेन का नाम है, जो पूरा का पूरा खादान अलॉट उन्होंने कर लिया अपने नाम। सीता सोरेन का नाम है, फारूक अब्दुल्ला का नाम है। ये सारी फेरिस्त और तौर तरीके क्या बतलाते हैं? 3 ही बातों को बतलाते हैं। पहली बात, इलेक्शन के मद्देनजर जरा सा भी एहसास अगर सत्ता को हो चला है कि दरअसल उसकी लुटिया डूब जाएगी, तो राजनीतिक मैदान में उन उम्मीदवारों को बाहर कर दीजिए, उन चेहरों को बाहर कर दीजिए चुनाव मैदान से, और करप्शन को मुद्दा बना लीजिए। उसके लिए पूरी फेरिस्त तैयार है। दूसरी बात, जब फाइल तैयार होती है, और फाइल तैयार होने का मतलब होता है कि उसमें कोई केस कमजोर ना हो। अरविंद केजरीवाल अगर ये सोच रहे हो कि उनसे सीबीआई ने पूछताछ की, उन्होंने जवाब दे दिया, तो फाइल तैयार हो रही है। कब, किस रूप में, किस तरीके से, कब उन्हें गिरफ्तार करना है और कैसे राजनीतिक लाभ किसे मिलेगा, किस रूप मिलेगा, इसके लिए एक अलग पॉलिटिकल विंग काम करता है बीजेपी के भीतर में। लेकिन दूसरी तरफ जो फाइल तैयार करने का विंग है, उसमें हर फाइल, हर व्यक्ति को लेकर 3 लोगों की मौजूदगी इस पॉलिटिकल फील्ड के मद्देनजर यह अपने तौर पर काम करने लगी है।
तीसरी परिस्थिति है कि जिस लिहाज से बीजेपी को मुद्दों को खत्म कर दिया गया और कर्नाटक से जो मैसेज निकल कर आया, उस मैसेज के समानांतर क्या तमाम नेताओं को भ्रष्ट, करप्ट और आपराधिक तौर पर उनके खिलाफ केस दर्ज करते हुए कार्रवाई करने की दिशा में चुनाव के मैदान में जाने से बीजेपी जीत जाएगी? हो सकता है या नहीं हो सकता है। दोनों परिस्थिति में इस देश की जनता बीच में खड़ी है और सबसे मुश्किल सवाल विपक्ष के लिए इस दौर में यही हो चला है कि विपक्ष के दर्जनों नेता पटना में मिल तो जाएंगे, लेकिन इन दर्जनों नेता में अगर सिर्फ एक राहुल गांधी को छोड़ दीजिए तो बाकी किसी भी नेता में क्या इतनी ताकत है कि वह इस देश के किसी हिस्से में अगर रैली करे तो 1000 आदमी भी जुट पाए, वो शरद पवार हो या ममता बनर्जी हो, अपने राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य में चले जाएं? कोई किसी रूप में स्थापित कर सकता है क्या? यानी जनता से राजनीतिक सरोकार बनाने की कोशिश विपक्षी राजनीतिक दलों ने अगर की है तो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी भर में की है, इस देश को लेकर नहीं की। राहुल गांधी जब पदयात्रा पे निकले तो उस वक्त जो संवाद बना यही उनकी पॉजिटिव चीज थी और शायद इसीलिए वह दूसरी यात्रा पे ना निकल जाएं, इसको लेकर धड़कनें बीजेपी की बढ़ी हुई है और इसीलिए राहुल गांधी को चुनाव से दूर कर रखने का पूरा प्लान राजनीतिक तौर पर बनाया गया है। तो इस परिस्थिति में आखिरी सबसे बड़ा सवाल, क्या 2024 के चुनाव को लेकर विपक्ष जिस रास्ते चल पड़ा है उस रास्ते विपक्ष के सामने अभी भी परिपक्वता यानी मैच्योरिटी नहीं आई है? और दूसरी तरफ सत्ता ना गंवाना और सत्ता पे बरकरार रहना, इसके लिए साम दाम दंड भेद की तमाम परिस्थितियां सत्ता ने अपना ली है। इन दो परिस्थितियों के बीच जनता कहां खड़ी है, यह सोचिए आप भी और हम भी सोचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।